हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। बच्चों, आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा का जो विषय है वो आज हम जो है फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे और उनके द्वारा रचित कहानी ठेस का सार करेंगे। ठेस कहानी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्यिक परिचय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। उन्होंने जो है अंचल विशेष से संबंधित रचनाएं अधिक लिखी हैं। जो ठेस कहानी है वो भी एक आंचलिक कहानी है जो बीए द्वितीय वर्ष के सिलेबस पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ठेस कहानी, वो कहानी भी जो है एक आंचलिक कहानी के रूप में मानी जाती है। तो सबसे पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में कि श्री फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु निबंध साहित्य के विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 11 फरवरी 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के हिंगना नामक गांव में हुआ था। कि उनका जो जन्म है वो 11 फरवरी 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के हिंगना नामक एक गांव में हुआ था। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सन 1953 में उन्होंने साहित्य सृजन आरंभ किया। रेणु जी के उपन्यास, कहानी तथा निबंध आदि विधाओं पर समान रूप से अपनी लेखनी चलाई। रेणु जी हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं और सन 1977 में रेणु जी संसार से चल बसे। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, उन्होंने जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन चल रहे थे 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन में भी जो है इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए उस आंदोलन में भाग लिया। और वो जो नेपाल में जो राणाशाही विरोधी जो आंदोलन चला था नेपाल में, उस आंदोलन में भी जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अपना योगदान दिया था उस आंदोलन में भाग लेकर। और जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, उनका जो देहावसान जो है 1977 ईस्वी में पटना में जो उनका जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद रेणु जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। हिंदी के एक प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं, विचारक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी गद्य साहित्य की श्रीवृद्धि की और इनकी द्वारा लिखित रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आता है उपन्यास। उपन्यास में उनके जो उपन्यास हैं, मैला अंचल, प्रतिपरी कथा, दीर्घ तफा, कितने चुराहे और कलंक मुक्ति, ये फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है मैला अंचल और प्रतिपरी कथा। उसके बाद कहानी संग्रह में उनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वो हैं ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप। इस कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। कि जो उनकी कहानी है तीसरी कसम, और उस तीसरी कसम कहानी के आधार पर जो एक उसके ऊपर जो है एक मारे गए गुलफाम पर जो है, मतलब तीसरी कसम का ही जो दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम के ऊपर जो है एक हिंदी फिल्म बन चुकी है। तो इनकी जो प्रमुख कहानियाँ थी ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप और तीसरी कसम। इन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं जिसमें रण जल है, वन वन तुलसी की गंध है, श्रुत अश्रुत परव, ये इनके जो है प्रसिद्ध जो है संस्मरण है। और उसके बाद
फणीश्वरनाथ रेणु की साहित्यिक परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे या उनकी कहानीगत विशेषताओं के बारे में करेंगे। तो रेणु मूलतः कहानीकार एक और उपन्यासकार है। इन्होंने जो है कविताएं नहीं लिखी, गद्य के क्षेत्र में बहुत लिखा है, कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। तो उन्होंने कुछ मर्मस्पर्शी निबंध भी लिखे हैं। उनके निबंधों में भी कथाकार की संजीवता और रोचकता बनी हुई है। भले ही रेणु ने बहुत कम संख्या में कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। रसप्रिया, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम, पंचलाइट, ठेस उनकी उल्लेखनीय कहानियाँ हैं कि जो रसप्रिया है, आदिम रात्रि की महक है, तीसरी कसम है, पंचलाइट है, ठेस है, तो ये उनकी जो है महत्वपूर्ण कहानियाँ मानी जाती हैं। रेणु जी सच्चे अर्थों में आंचलिक कहानीकार हैं। कथानक, कथ्य, चरित्र चित्रण, देशकाल, संवाद, भाषा शैली सभी दृष्टियों से उनकी कहानियाँ आंचलिक कही जा सकती हैं। उन्होंने अंचल विशेष की बोली तथा स्थानीय भाषा की शब्दावली का भी खुलकर प्रयोग किया है। मतलब जो आंचलिक कहानीकार होता है वो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में, वहाँ के लोगों के रीति रिवाजों के बारे में बारीकी से जो है चित्रण करता है, उसे जो है आंचलिक कहानीकार कहा जाता है। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने मतलब बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जो आंचलिक कहानियाँ हैं, जो एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी होती हैं। वहाँ के सांस्कृतिक कैसी है, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ के जीवन कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, तो उन छोटी छोटी बातों को बड़े संजीवता के साथ जो है प्रस्तुत करते हैं। इसलिए जो फणीश्वरनाथ रेणु जी है एक आंचलिक कहानीकार के रूप में माने जाते हैं। और प्रस्तुत कहानी ठेस में कहानीकार ने ग्रामीण अंचल की कथा को लेकर वहाँ के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि पर प्रकाश डाला है। ग्रामीण अंचल के कलाकार का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मडैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। तो प्रस्तुत कहानी में सिरचन जैसे कलाकार की संवेदनशील स्थिति का कलात्मक वर्णन किया गया है। कथानायक का नाम भी पूर्णतः आंचलिक है और काम भी। उसके बाद साहित्यिक विशेषताओं में फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिककार कथाकार के रूप में मशहूर है और अंचल विशेष का चित्रण करने वाली कहानियों के माध्यम से उन्होंने मानव जीवन के अनेक भावात्मक चित्र खींचने के साथ कुछ सामाजिक समस्याओं, मानवीय कमजोरियों के भव्य दृश्य उपस्थित किए हैं। मतलब उन्होंने एक तरफ तो अंचल विशेष क्षेत्र का वर्णन किया है, वहीं दूसरी तरफ जो है जो अंचल विशेष के चित्र के माध्यम के द्वारा जो मानव जीवन में जो सामाजिक समस्याएं हैं, मानवीय कमजोरियां हैं, और उनका भी चित्रण उन्होंने अपनी कहानियों में किया है। इनकी कहानी ठेस कलाकार के सम्मान की समस्या को उठाती है तथा स्पष्ट करती है कि कलाकार के सम्मान को लगी ठेस कला से उसकी दूरी बना सकती है। कहानी यह भी चित्रित करती है कि वर्तमान समय में कलाकारों का मूल्य मजदूरी के रूप में आंका जाता है। इसी प्रकार इनकी कहानी पहलवान की ढोलक स्पष्ट करती है कि कला के प्रति संवेदनशीलता के चलते व्यक्ति निर्जीव ढोलक से भी वह आत्मबल प्राप्त कर सकता है जो किसी संजीव व्यक्ति से प्राप्त नहीं होता। तो उनके मतलब जो कहानीगत विशेषताओं में जो है आंचलिकता हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो उन्होंने इनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़े रूप में ही आता है, इसलिए उनकी यह अंचल एक तरफ शस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है। स्वतंत्र भारत में इनकी रचनाएं विकास को शहर केंद्रित मानने वालों का ध्यान अंचल की समस्याओं की ओर खींचती हैं। ये अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा भोगते से लगते हैं।
उनकी इस संवेदनशीलता के साथ यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य में अपने जीवन दशा को बदल लेने की शक्ति भी है। उसके बाद इनकी काव्यगत विशेषताओं के बाद इनकी भाषा शैली के बारे में हम चर्चा करते हैं कि रेणु जी की कहानी साहित्य में कथाकार की रोचकता एवं संजीवता की झलक भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी कहानियों में चित्रात्मक एवं भावात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। कि फणीश्वरनाथ रेणु है, उन्होंने अपने कथा साहित्य में जो है चित्रात्मक भाषा और भावात्मक भाषा का प्रयोग किया। चित्रात्मक मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो हम उस भाषा को पढ़ते वक्त हमारे सामने जो चित्र के रूप में जो दृश्य है वो उपस्थित हो जाते हैं। भावात्मक भाषा मतलब उन्होंने जो अपनी भाषा है बड़ी भावात्मक रूप से प्रयोग किया है, जिसके कारण उनका कथा साहित्य अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। उनके शब्द चित्र पाठक को बांधने की पूर्ण शक्ति रखते हैं। रेणु जी की कहानियों की भाषा सहज, सरल एवं प्रवाहमयी है। उनकी भाषा में तत्सम, तद्भव और आंचलिक शब्दों का सुंदर मिश्रण हुआ है। भाई जो अंचल विशेष मतलब जो गांव के या किसी क्षेत्र विशेष के बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं, क्योंकि उन्होंने आंचलिक उपन्यास या आंचलिक कहानियाँ लिखी हैं, तो उन्होंने उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जो बोलचाल के सामान्य शब्द हैं उनका भी प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। जहाँ तक ठेस कहानी की भाषा शैली का प्रश्न है, हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि यह एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने आंचलिक क्षेत्र विशेष में व्यवहृत होने वाली बोलचाल की भाषा की शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। कहीं कहीं इसमें सहज, सरल, स्वाभाविक भाषा का प्रयोग है और कहीं कहीं ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग हुआ है। कुल मिलाकर इस कहानी में भावानुकूल तथा प्रसंगानुकूल भाषा का सफल प्रयोग किया गया है। और ठेस कहानी में इनकी भाषा शैली का एक उदाहरण दृष्टव्य है कि चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता, 8 रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुँह जोसे के न मुँह में लगाम है न आँख में शील, पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिके मिलेंगी। बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती हैं। तो मतलब इनकी जो भाषा शैली है, उनकी भाषा शैली में जो हमें पात्रानुकूल और प्रसंगानुकूल भाषा शैली का उन्होंने सफल प्रयोग किया है। उसके बाद हम उनके द्वारा रचित जो ठेस कहानी है उस कहानी का हम सार के रूप में आगे हम चर्चा करेंगे कि ठेस कहानी किस विषय पर लिखी गई है। तो जो ठेस कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की एक बहुचर्चित बहुपठित कहानी है। चरित्र प्रधान इस कहानी में उन्होंने सिरचन नामक कारीगर को किसी के कटु वचनों से लगी ठेस के फलस्वरूप उसकी बदली मनोवृत्ति का चित्रण किया है। इसमें यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो एक सच्चा कलाकार होता है, जब कोई भी व्यक्ति उसकी कलाकारी उसके ऊपर कोई उंगली उठाता है या उसको जो ठेस पहुंचाने का कार्य करता है उस कलाकार को, तो वो जो उसके बाद जो एक कलाकार है उसकी जो बदली हुई मनोवृत्ति है उसका चित्रण किया गया है। कि एक जो सच्चा कलाकार होता है, अगर कोई व्यक्ति उसके काम को जो है उसकी निंदा करता है या उसकी कलाकारी पर व्यंग्य करता है, तो वो कलाकार को जो है उन बातों की बहुत ठेस पहुंचती है। तो इस कहानी में भी एक सिरचन नाम का एक कलाकार है जो चिक और शीतल पाटी बनाने का कार्य करता है। चिक मतलब जो हम शीतल पाटी होती है जो जिस पर बैठकर पहले जो है हाथ से बनाई जाती थी। चिक जो घरों के बाहर दरवाज़ों पर मतलब रोशनी जो सूर्य की रोशनी है गर्मी में वो अंदर ना आए इसके लिए बाहर दरवाज़ों पर लगाई जाती थी, और जो शीतल पाटी है उस पर बैठकर लोग भोजन किया करते।
तो उस समय मतलब हाथ की कला, हाथ के द्वारा बनाए गए जो चिक और शीतल पाटी बहुत मशहूर थे। तो जो सिरचन है वो भी इन जो चिक और शीतल पाटी बनाने में बहुत मशहूर था। उसकी कलाकारी की जो सब लोग प्रशंसा करते थे। तो उसके ऊपर जो आधारित है ये कहानी है, सिरचन के जीवन के ऊपर ठेस कहानी। तो सिरचन वर्तमान में एक खेतीहर मजदूर है, परंतु अपने काम के प्रति इतना लापरवाह तथा उदासीन है कि गांव का कोई भी किसान उसे अपने खेत में काम देना पसंद नहीं करता। कि जो सिरचन है अब वर्तमान में जो है एक खेतीहर मजदूर है, मतलब अपना पेट पालने के लिए मजदूरी का कार्य करता है। वो तो कुछ थोड़ा सा वो इतना जो लापरवाह है या उदासीन मान लो, कि गांव का कोई भी व्यक्ति किसान उसे अपने खेत में काम देना पसंद नहीं करता। किसी ज़माने में यही सिरचन चिक व शीतल पाटियाँ बनाने वाला एक कुशल कारीगर हुआ करता था। मतलब जो एक ज़माना था, मतलब बाद में जैसे मशीनी युग बढ़ता गया, उद्योग बढ़ते गए, कारखाने बढ़ते गए, तो जो हस्तकला है वो उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि लोग बनी बनाई चीज़ें जो कारखानों उद्योगों में बनती थी वो उसका प्रयोग अधिक करने लगे। तो जो शीतल मतलब जो सिरचन है उसका काम जो धीरे धीरे ठप होता गया, और बाद में उन्होंने जो मजदूरी का कार्य करना आरंभ कर दिया। लेकिन किसी ज़माने में उसके बनाए हुए चिक और शीतल पाटी लोग बहुत प्रशंसा करते थे, कुशल कारीगर था। एक समय था जब उसकी मिडैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे बल्कि उसकी खुशामद भी करते रहते थे। सिरचन अपने काम के साथ साथ जबान भी खूब खूब चलाता था। अपनी हाजिर जवाबी से वह बोलने वालों के मुंह बंद कर दिया करता था। एक बार उसने ब्राह्मण टोली के पचानंद चौधरी के छोटे लड़के को यह कहकर बेपानी कर दिया था कि तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई। सिरचन अपना काम बड़ी तन्मयता से करता था, परंतु अपने काम में वह किसी बाधा स्वीकार नहीं करता। मतलब जो सिरचन है जब वो अपना काम करता था, जब वो पहले शीतल पाटी और चिक बनाता था, तो वो अपना काम बड़ी लगन के साथ और तन्मयता के साथ करता था। लेकिन अपने काम में वह किसी बाधा को स्वीकार नहीं कर सकता था। किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुँह जोर है काम चोर नहीं। लोग उसे चटोरा भी समझते थे। तली बधारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो तब सिरचन को बुलाओ। मतलब उसे खाने पीने का भी अच्छा शौक था। गांव भर में लेखक के घर में ही उसका सर्वाधिक मान सम्मान होता था। यही कारण है कि एक बार जब लेखक की छोटी बहन मान्नू के दूल्हे ने लेखक की भाभी को खत लिखकर चेतावनी दी, मान्नू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियाँ के बिना आएगी मान्नू तो। मतलब जो लेखक की बहन है मान्नू, उसके पति ने जो शीतल पाटी और चिक जो है की मांग की, तो लेखक की भाभी ने तुरंत ही सिरचन को बुलाकर इस काम के लिए नियुक्त कर दिया। कहा, देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। मतलब फिर जो लेखक की भाभी है उसने सिरचन को बुलाया और सिरचन को बोला कि अगर तुम जो है ऐसी शीतल पाटी और चिक बनाओ कि देखने वाले देखते रह जाएं, क्योंकि जो ये चिक और शीतल पाटी है वो मान्नू के दूल्हे ने जो है अपने लिए स्पेशल मंगवाई है। तो सिरचन की भाभी का कहा मानकर काम पर हाजिर हो गया। दूसरे दिन ही उसके द्वारा बनाई जा रही चिक पहली पंक्ति में 7 रंग के 7 सितारे जगमगा उठे। काम में वह इतना व्यस्त हो गया कि उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रही। परंतु जब लेखक की मजली भाभी ने उसे खाने में सूप के साथ च्योरा और गुड़ का ढेला दिया तो लेखक को चिंता हुई। उसने माँ से कहा,
तो मंजली भाभी उसके सूप में मुट्ठी भर बूंदिया डाल गई। सिरचन को यह व्यवहार बुरा लगा। उसने कह दिया, मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हो क्या। मतलब एक प्रकार से व्यंग किया, क्योंकि उसे थोड़ा सा जो है सूप में मुट्ठी भर बूंदिया डाल गई थी, तो उसने व्यंग्य के रूप में जो मंजली भाभी है उसको कहा कि तुम जो है अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल कर बांटती हो क्या। इसी बीच मान्नू ने चुपके से उसे पान दिया। सिरचन ने पान, मान्नू जिसकी शादी जो है होने वाली है, तो सिरचन जो है उसके लिए चिक और शीतल पार्टी बना रहा है, क्योंकि उसके जो पति है, जो होने वाला दूल्हा है, उसने जो है चिक और शीतल पार्टी की मांग की थी। तो मान्नू ने सिरचन को खाने के लिए क्या दिया, पान दिया। तो सिरचन ने पान मुंह में रखा ही था कि इतने में छोटी चाची वहां आ गई और उसे पान खाते देख घूरने लगी। सिरचन ने उसे अपनी तरफ इस तरह देखा तो उससे गमकोवा जर्दा मांग लिया। चाची पहले से ही उससे चिढ़ी हुई थी, अतः झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकोवा जर्दा खाते हो, चटोरे कहीं के। इतना सुनना था कि सिरचन काम छोड़कर चला गया, क्योंकि जो है सिरचन को जब वो काम कर रहा होता है तो उसमें जो उसकी कोई व्यंग्य करता है, उसको रोका टोकी करता है, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। जब उसकी चाची ने उसे चटोरा कहा, मस्करी करते हुए कहा, तो वो जो है काम छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेखक उससे मनाने भी गया, परंतु उसने कहा, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। असुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा न भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मतलब जब वो उसकी चाची और भाभी ने उसका सिरचन का थोड़ा व्यंग्य किया, उसके काम पर जो है उसको रोका टोकी की, तो वो काम छोड़कर चला आता है। फिर बाद में लेखक उसे मनाने के लिए आता है। लेखक कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए वो नहीं बना सकता, क्योंकि सिरचन की पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है, उसके बेटी बेटियां भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो वो कहता है कि वो जिस शीतल पार्टी पर बैठा था सिरचन, वो कहता है कि वो भी मेरी पत्नी ने बनाई है, और मैं इस शीतल पार्टी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अब जो है तुम्हारे लिए वो नहीं बना सकता। उसे छोटी चाची के वचनों में ऐसी ठेस लगी कि उसने हमेशा के लिए कारीगरी का काम छोड़ दिया। परंतु मान्नू चिक शीतल पाटी के बिना ही जब विदा होकर जा रही थी, तो सिरचन सवै स्टेशन पर हाजिर हो गया। मतलब पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब मान्नू उसकी शादी हो रही थी, जब वो स्टेशन पर रेल पर बैठ गई थी, तब क्योंकि पीछे से वो उसको ध्यान आया कि मान्नू मतलब अपनी बहन ही मानता था कि मान्नू के लिए है, तो वो बाद में उसने चिक और शीतल पार्टी बनानी शुरू कर दी। लेकिन जब वो मतलब अपने जा रही थी ससुराल, वो स्टेशन पर बैठी थी, तो उसके लिए वो भाग कर आया और उसने जो है उसको वो चिक और शीतल पार्टी दी। और मान्नू उसके बदले में उसे कुछ पैसे भी देना चाहती थी, लेकिन उसने जो है वो पैसे भी उससे नहीं लिए। तो उसने कुछ भेंट देते हुए मान्नू से कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुछ की। इसके बाद उसने कभी चिक और शीतल पाटियाँ नहीं बनाई। तो मतलब इसमें एक सच्चे कलाकार के जो उसके कलाकारी है उसके ऊपर आधारित ये कहानी है ठेस की। जो सच्चा कलाकार होता है अपने काम को समर्पित होता है, काम को लगन के साथ करता है, लेकिन कोई व्यक्ति जब उस पर रोका टोकी, उस पर व्यंग्य करता है, तो वो एक कलाकार को जो है उन सब बातों की ठेस पहुंचती है। उसी प्रकार सिरचन को भी जब उसकी लेखक की भाभी और उसकी चाची ने उसे टोका, तो उसके बाद जो है उसने चिक और शीतल पाटी का बनाने का कार्य बीच में ही छोड़कर चला आता है। लेकिन उसे ध्यान है कि अगर मानू जो है बिना चिक और शीतल पाटी के अपने ससुराल जाएगी तो उसे बड़ा दुख होगा। तो बाद में जो है वो
उसको उसके लिए चिक और शीतल पाटी भी बनाता है। और जब वो स्टेशन पर पहुंच जाती है तो उसके पीछे पीछे चला आता है और जो है उसको चिक और शीतल पाटी भी बना देता है। और उसके बदले में जो मानू जब उसे पैसे देने लगती है तो वो पैसों को भी स्वीकार नहीं करता। तो इन सभी जो ठेस कहानी है वो सिरचन के जीवन के ऊपर आधारित है और एक आंचलिक कहानी है। और इस कहानी में लेखक ने जो एक कलाकार है उसके जीवन के ऊपर आधारित है ये कहानी। और इसमें सिरचन के कलाकारी की प्रशंसा भी की गई है कि वो जो कार्य है वो बड़ी लगन के साथ करता है और अपने काम में जो दखल अंदाजी कोई करता है तो उसे वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये कहानी थी हमारी ठेस कहानी। और आज हमने फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ा और ठेस कहानी का संक्षिप्त सार रूप में चर्चा भी की। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।